नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल अपन ने जो नंबर्स के बारे में पढ़ा था, कौन से रियल नंबर्स होते हैं, कौन से इवन नंबर्स होते हैं, कौन से ऑड नंबर्स होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें समझ में आई। कुछ चीज़ें मेरे को मैसेज आई कि सर ये चीज़ें आपने थोड़ी सी लेवल थोड़ा ज़्यादा करा दिया, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा अलग से दोबारा से कराएं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज मैं बात करता हूं सबसे पहले, ध्यान से देखे हर चीज, नेचुरल नंबर्स। किसकी बात करें? नेचुरल नंबर्स। हाँ, वो अच्छी तरीके आप समझने की कोशिश करें। नेचुरल नंबर्स होते हैं, हिंदी में बोले इसको प्राकृत संख्याएं। क्या बोले? प्राकृत संख्याएं। कल पढ़ा था अपन ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। कहां से जो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर से निकल के आते हैं, ठीक है। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? बात करें स्टार्ट फ्रॉम। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम। डेफिनेशन इसकी कोई ऐसी है नहीं कि इसकी डेफिनेशन बताएं आपको। स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, वो तो होते हैं नेचुरल नंबर्स। और आगे बताएंगे वो नंबर को, ऑल नंबर्स के बारे में फिर बताएंगे। 1 2 3 4 इस प्रकार आगे जाएंगे, 5 आएगा, इस प्रकार डैश डैश चलते रहेंगे, आगे नंबर आते जाएंगे। इसको अगर नंबर लाइंस पे ड्रॉ करें तो किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं अपन? जैसे यहां से यहां पे 1 है, क्या है यहां पे 1 है, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। 1 यहां पे लेंगे 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। इस प्रकार क्या रहेगा? चलता रहेगा। हाँ, एक बात ये चीज आपको समझ में आई होगी। हाँ, एक बात और क्लियर कर देता हूं, अभी मेरे दिमाग में ये। हाँ, जो 10th क्लास अपने आरबीएससी बोर्ड के 10th क्लास और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, शायद 12th मैथमेटिक्स की तो एक 10th की एग्जाम मैथ की एग्जाम रही है, और 10th क्लास की एक मैथमेटिक्स की एग्जाम रही है, और एक सोशल जो साइंस है उसकी एग्जाम रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम है, इनका टाइम टेबल जून माह में जारी कर दिया जाएगा। ये कल बैठक हुई थी शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उसमें निर्णय लिया गया कि 10th की एग्जाम है, 10th और 12th की जो बची हुई एग्जाम है वो जून माह में कराई जाएगी। तो जो विद्यार्थी जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो वो विद्यार्थी ऐसे करें कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये चैप्टर पहले कराया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये रहा आपका काम। 1 2 3 4 ये तो हो गया स्टार्ट फ्रॉम, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। हाँ, अब बात करें अपन वॉल नंबर्स की। किसकी बात करें? वॉल नंबर्स। हाँ, अब नेचुरल नंबर्स है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, और वॉल नंबर्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? वो हिंदी में बोले वॉल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं। जो नेचुरल नंबर्स अपन ने कल पढ़ा था, एक पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ा था, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स को कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है? पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और इसके अंदर अगर न्यूट्रल शामिल कर दिया जाए, न्यूट्रल मींस जीरो को और शामिल कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो कौन से नंबर बन जाएंगे? वॉल नंबर्स बन जाएंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको अगर मैं लिखूं, ये स्टार्ट कहां से होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम कहां से होते हैं? 0 1 2
3 4 इस प्रकार इनफिनिट तक चलते रहते। नंबर लाइन को इसी प्रकार ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे अगर नंबर लाइन लिखें तो ये क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इस प्रकार ये आगे चलता रहेगा। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4, इस प्रकार आगे ये चलते रहेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करें, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे नेचुरल नंबर से। अपने जैसे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से पढ़े थे, 1 2 3 4 इस प्रकार पढ़ रहे थे। अब जो इवन और ऑड नंबर्स होते हैं, मैं थोड़ा और बता देता हूं कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। अब इवन नंबर्स बताएं, इवन नंबर्स ठीक है। इवन नंबर्स बोले सम संख्याएं, क्या होगी, सम संख्याएं। एंड में लिख देता हूं, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, विच नंबर्स इज divisible by 2 and called even numbers। आज की जो क्लास है ये बेसिक रहेगी, कल से अपन अच्छे स्टार्ट कर देंगे, जो चैप्टर्स की प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट कर देंगे। यानी विच नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर्स, यानी हिंदी में बोले जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। 2 से विभाजित कौन सी होती है, एक ये 2 है। जैसे नेचुरल नंबर्स में देखें तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, इस प्रकार ये चलता रहता है। तो 2 है, ये 2 से डिविजिबल होता है, 3 नहीं होता। यानी यहाँ पे कहने का मीनिंग है कि रिमाइंडर r इज इक्वल टू आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ में एक बार, r इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे 2 है, ये 2 से डिविजिबल है, 4 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 6 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे सभी जगह क्या आ रहा है, रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 आ रहा है। समझ में आई बात क्या। तो एग्जांपल लिखें, इसके एग्जांपल स्वरूप लिखें तो क्या हो सकता है, एग्जांपल क्या हो सकता है, यानी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकते हैं। इस प्रकार अपन ले सकते हैं जो 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करें ओड नंबर्स की, किसकी बात करें, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स की मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप समझ जाएंगे, जस्ट उल्टा होता है। ओड नंबर्स कौन सी थी, हिंदी में बता देते हैं, विषम संख्याएं। क्या होती है, विषम संख्याएं। ये चीजें मैंने कल वाले लेक्चर में बताई थी, थोड़ा सा अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। यानी विषम संख्याएं कौन सी होती है, which numbers is not divisible by 2 is called यानी which numbers is not divisible by 2 called even number, odd numbers। यानी 2 से डिविजिबल नहीं होते वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, odd numbers की कैटेगरी में आते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पे 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। इस प्रकार आगे लिखें तो 7 भी है, वो भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सब नंबर्स हैं, ये किस नंबर की कैटेगरी में आए हैं, ओड नंबर्स की कैटेगरी में आए हैं। अपन यहाँ पे इनका एग्जांपल लिखते हैं, डेफिनेशन आप लिख लेना कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती मींस रिमाइंडर उनका 0 नहीं आता, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, ओड नंबर्स की कैटेगरी में आती है। यानी 1 3 7 9 ये सब क्या है, ओड नंबर्स की कैटेगरी में। आप इसे नोट करें, समझने की कोशिश करें, हर एक कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब अपन बात करेंगे यानी प्राइम नंबर्स के बारे में और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। यानी प्राइम नंबर्स को अपन हिंदी में बोले अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं, दूसरा नाम है इनका रूट संख्याएं। यानी इनकी अगर डेफिनेशन पढ़े तो क्या होती है डेफिनेशन, देखें कि दोज नंबर नेचुरल नंबर्स, यानी बात किसकी हो रही है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स की हो रही है। नेचुरल नंबर्स अपन ये पढ़े थे 1 2 3 4
इस प्रकार पढ़ रहे थे, दोज नेचुरल नंबर्स विच डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, यानी जो नेचुरल नंबर्स डिविजिबल होते हैं या तो खुद से या फिर किससे, वन से, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इन्हें क्या होता है, यानी जो संख्याएं या तो खुद से भाज्य होगी या एक से भाज्य होगी, वो ही क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है। और इस दूसरी बात पढ़े, कैन नॉट बी, क्या पढ़े, कैन नॉट बी अनदर प्राइम फैक्टर, यानी कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। अपन एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल क्या होगा इसका, जैसे नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, जैसे यहां पे 2 ले लिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, यानी ये 2 है, ये क्या 2 1 से डिविजिबल है, इसका या किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल होगा। 3 है, ये 1 से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल होगा। 5 है, ये खुद से डिविजिबल है, 5 को 5 से डिविजिबल करो या फिर 1 से। इस प्रकार जो नंबर्स होंगे, जैसे ये 9 है, 9 प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं है। क्यों नहीं है 9 प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में, 9 के प्राइम फैक्टर पॉसिबल है। प्राइम फैक्टर तो आपको आते होंगे कि कौन से प्राइम फैक्टर होते हैं, जिस पर अपन करते हैं ना 9 3 3, इस प्रकार ये है प्राइम फैक्टर, यानी इस 2 का कोई प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं है, इस प्रकार आगे 11 आएगा, 11 का भी नहीं है। ये सब कौन से हैं, प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में है। अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। किसकी बात करेंगे, भाज्य संख्याएं। हाँ, दोज नेचुरल नंबर्स which are divisible by itself one and as well as other factor, यानी जो संख्याएं खुद से डिविजिबल होती हैं, भाज्य होती हैं, एक से भाज्य होती हैं और इसी प्रकार दूसरे नंबर से भी भाज्य होती हैं, वो कौन से होती हैं, भाज्य संख्या की कैटेगरी में आती है। इसी प्रकार कैन बी अदर प्राइम फैक्टर, इसका क्या दूसरा प्राइम फैक्टर भी पॉसिबल होता है। जैसे एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल तो मैंने ऊपर लिख दिया, एक एग्जांपल ऊपर लिख दिया, ठीक है। जैसे 4 लिख दिया, जैसे 4 है, ये 2 से डिविजिबल है, इसके प्राइम फैक्टर भी पॉसिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, तो हर चीज हर एक चीज देखनी। जैसे 6 है, 6 है, 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और ये खुद से भी डिविजिबल है, 6 से भी, और 1 से भी डिविजिबल है, और 9 है, 10 है, 15 है। इस प्रकार ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। आप ये चीज समझ में आएगी, आई होप। अब अपन आगे बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे, डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स को हिंदी में बोले दशमलव संख्याएं। क्या होगी, दशमलव संख्याएं, यानी दशमलव अपन ने कल पढ़ा था, यानी रियल नंबर्स की कैटेगरी में अपन दो पार्ट में डिवाइड किया रियल नंबर्स को, एक इंटीजर्स की, एक डेसिमल नंबर्स की। हाँ, पीछे की चीजें अपने सब पढ़ ली, अब एक दशमलव संख्या रही है। अब ये दशमलव संख्या लोगों को पता है कौन सी होती है, एग्जांपल लिखते हैं दशमलव संख्या का, यानी कैसी फॉर्म होती है दशमलव संख्या की। हाँ, तो 2.46 ये हो गए डेसिमल नंबर्स, ये डेसिमल नंबर है। 0.36, 0.66, इस प्रकार ये 66 चलता रहेगा, और 0.78, 78, 78 और 0.321, यानी अपने पढ़ा 2.46, ये सब इसके हैं एग्जांपल्स हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर्स के। अब अगर अपन बात करें, यानी ये डेसिमल नंबर्स हैं, दशमलव संख्याएं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है नहीं। कौन कौन से होते हैं वो 2 पार्ट्स, देखें कौन कौन से हो सकते हैं वो देखें। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन कौन से होते हैं, एक होता है टर्मी, अब इसमें पता लगेगा कौन से टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग एग्जांपल है कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग इसको बोले सान आवर्ती। क्या बोले, सान आवर्ती। अब सान आवर्ती कौन से होते हैं, सात आवर्ती वाली दशमलव संख्या कौन सी होती है, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें अगर बात करें, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, एशांत आवर्ती, एशांत आवर्ती वाले दशमलव संख्या। हाँ, जैसे 2.46, 0.36, अब इसमें अपन देखेंगे कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। बात बड़ी गजब है, इसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो नेचुरल नंबर्स का, फिर ये नंबर सिस्टम का जो 10th क्लास आरबीसी का जो चैप्टर है उसमें आपको 60% का जो लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी समझ में आ जाएगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बेसिक है। सबसे पहले एचसीएफ, एलसीएम और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम वो पढ़ेंगे। उसके बाद में जो बात आई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात आएगी, साथ आवर्ती। अब टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, अब अगर बात करें अपन जीरो, एक कोई एग्जांपल लिखें कि टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिखते हैं। क्या एग्जांपल हो सकता है टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन पढ़े। हाँ, कुछ डेफिनेट फेज के बाद कोई भी x है, कोई भी नंबर x है और उस नंबर को अगर y से डिवाइड करते हैं, डेफिनेट फेज के बाद यहाँ पे रिमाइंडर होता है r इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। वो नंबर कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग या शांत आवर्ती बोलते हैं। रिमाइंडर 0 आ जाता है, आगे जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये जो नंबर है वो कौन सी नंबर कैटेगरी में हो सकता है, टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में हो सकता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लिख देते हैं, यानी डेफिनेट फेज के बाद, आफ्टर डेफिनेट फेज, r इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है। जैसे 0.5 यानी और 0.25 यानी यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, आगे कोई भी डिजिट आगे नहीं जाएगी। यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पे रिमाइंडर है, यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे फिनिश हो जाता है ये, ठीक है। अब बात करें नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मींस होता है जो डिजिट्स होती है वो बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर होता है और 0 नहीं आता। कोई फेज डेफिनेट फेज के बाद रिमाइंडर होता है वो 0 नहीं आता। तो जैसे ये 0.66 ले सकते हैं अपन, 0.66 ले सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं, एग्जांपल रूप लिखें, यानी रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0, यानी एक डेफिनेट फेज के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसको कौन सा बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। 0.66 एग्जांपल है इसका, 0.666, 0.787878, इस प्रकार देखो ये नंबर्स की क्या होती रही है, यानी ये फ्रीक्वेंसी बन रही है। यहाँ से 0.78 आ रहा है, 0.78 आ रहा है, 0.78 आ रहा है, यानी इसको लिखें 0.7878 और एक बार इसको भी लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग है 0.321321, यानी जो जो रेशनल और रेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग से निकलते हैं, ठीक है ना, समझना ये बात क्या। हाँ, तो 0.66 है, 0.78 है, 0.321 है, ये सब कौन सी किसके एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल है। देखें आप समझने की कोशिश करें। अब अपन बात करेंगे जो चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है आरबीसी 10th क्लास का, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। ये क्या बोलता है, ये इसमें सबसे पहले दो थ्योरम है। एक थ्योरम है जिस थ्योरम का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी ये जो थ्योरम है ये पे अपन को क्या बताती है, यानी इससे अपन क्या समझते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं तो पता नहीं लगता ये यूक्लिड्स है, ये क्या है, ये डिवीजन का मींस पता
पता करेंगे ये क्या है, एल्गोरिथम का मीन्स है, ये भी पता करेंगे क्या है। इसको अगर अपन अच्छी तरीके से समझे, यानी ये जो यूक्लिड्स है, अपन जो 10th क्लास में जो बुक है ना, उसके अंदर इस प्रकार से इनके बारे में बताया हुआ है, इनकी बायोग्राफी दी हुई है यहाँ। एक चैप्टर देखना आपने नंबर सिस्टम के चैप्टर में, सीबीएसई के चैप्टर में देखना, आप सीबीएसई जो 10th क्लास की बुक है उसमें देखना। यूक्लिड्स थे वो एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इनका बहुत सारा नंबर सिस्टम के जो चैप्टर है उनके जो कॉन्सेप्ट बनाने में, नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट बनाने में, और जो ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट बनाने में यूक्लिड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, अब देखते हैं डिवीजन का मीन क्या होता है। डिवीजन का मीन क्या होता है? डिवीजन आपने पढ़ा होगा, डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। डिवीजन का मीन्स क्या होता है? डिवाइड। ठीक है, डिवाइड अपन करते हैं ना, x को 2 से डिवाइड कर दो तो इसका मीन्स होता है डिवाइड। अब बात आती है एल्गोरिथम और लेमा। ये क्या होता है? एक एल्गोरिथम होता है, एक होता है लेमा। इसका मीन क्या होता है? यानी ये लगभग दोनों क्या है? सेम, पर 100% दोनों क्या है? सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है दोनों। ठीक है, तो इसका मीन क्या होता है? अपन देखें एल्गोरिथम में आपको बता देता हूं, क्या उसके अंदर बुक में बाकायदा लिखा हुआ है एल्गोरिथम मींस क्या होता है? इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें यूज किया जाता है वेल डिफाइंड स्टेप्स को बनाने में, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। अब वेल डिफाइंड स्टेप्स कैसे? जैसे अपन, यानी यूक्लिड्स ने ये जो एल्गोरिथम नाम दिया वो इस प्रकार दिया कि जैसे HCF निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे HCF निकालने एक तो अपन प्राइम फैक्टर वाला मेथड होता है, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इनके बारे में बताया था, यानी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जस्ट आगे ये एक चीज लेमा बता देता हूं। ठीक है ना। अब लेमा क्या होता है? इज पूर्ण स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी कोई एक ऐसा स्टेटमेंट प्रूव करके उसी को देखते हुए दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना, ये क्या कहलाता है? लेमा कहलाता है। तो आपको बात समझ में होगी, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे। डिवीजन का मीन्स होता है डिवाइड करना। लेमा और एल्गोरिथम का आपको मैंने यहाँ पे एक वेल डिफाइंड स्टेप, कोई भी स्टेप्स को सीरीज होती है उसको वेल डिफाइंड स्टेप्स करने के लिए करती हुई। अब अपन आगे देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम के बारे, ये बताएंगे, मैंने जो चीज बता दी। अब अपन बात करते हैं, हाँ, इसमें अपन एक तो होता है प्राइम फैक्टर के द्वारा जो अपन HCF निकालते हैं, प्राइम फैक्टर के द्वारा, हाँ, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं बता देता हूँ ये थ्योरम क्या होती है। यानी इस थ्योरम के द्वारा निकाला HCF जाता है, यानी यूक्लिड डिवीजन जो लेना है या एल्गोरिथम है, इसके द्वारा HCF फाइंड किया जाता है। HCF फाइंड है वो कैसे किया जाता है? हाँ, जैसे अपन बात करें, ये बोलते हैं कि टू इंटीजर्स, यानी दो पूर्णांक a और b ले लिए। क्या ले लिए? दो पूर्णांक a और b ले लिए, a और b दो इंटीजर्स ले लिए। हाँ, यानी इसमें कोई सा भी a ग्रेटर देन होना चाहिए b से। अगर a ग्रेटर देन b से, तो a को डिवाइड करेंगे किससे? b से। यानी a को डिवाइड करेंगे किससे? b से। तो ये अपन a से किससे डिवाइड कर दिया इसको? a ग्रेटर देन b है, तो ये a है और ये b है। हाँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इसको क्या, यानी जो ये अंदर है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, ध्यान से देख लेना, ये चीज काम आएगी। जस्ट आगे जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है उसमें काम आएगी। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवीजर, और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। और ये जो नीचे आएगा यहाँ पे, ये होता है अपना रिमाइंडर, यानी डिवीजर होता है, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं भागफल, क्वोशिएंट को क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं शेषफल। अब ये चीज ध्यान रखना, इससे अपन ये चीज आपको पूरी समझ में आ गई। यानी ये अपन जैसे भाई कोई भी नंबर्स होता है, जैसे 2, एक एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले, 2 है और एक 3 है, यानी दो नंबर्स ले लिए। ये
ग्रेटर देन 3, भाई 2 को 3 से डिवाइड नहीं कर तो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये बोलते हैं 2 इंटीजर्स, एंड जो इंटीजर्स ग्रेटर देन होता है जिस इंटीजर से, तो उसको इस इंटीजर से इस डिवाइड करेंगे a को b से। समझ आई बात क्या? यानी अब a को डिवाइड किया b से, a को डिवाइड किया b से, तो क्या है, कुछ ना कुछ अपना क्वोशिएंट आया, क्या है कुछ, यानी कोई क्वोशिएंट q आया, और अपना इसी प्रकार रिमाइंडर r भी आएगा। एक बात बताएं आप, अब अपन ये पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर a को a ग्रेटर देन है किससे, a ग्रेटर देन है b से, अगर कोई भी नंबर a को अगर b से डिवाइड करते हैं, a को किससे डिवाइड करते हैं, b से डिवाइड करते हैं, तो कोई क्वोशिएंट एनी क्वोशिएंट q आता है, और अपन को क्या प्राप्त होता है, q क्वोशिएंट प्राप्त होता है, और रिमाइंडर r अपन को प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, यानी जो यूक्लिड ने कहा कि a इज इक्वल टू, इन्होंने बोला a इज इक्वल टू, अपन पढ़ते हैं ना, ये थ्योरम पढ़ी होगी अपने, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। अपन वो थ्योरम जनरेट करते हैं कि a क्या है, अपना डिविडेंड है, a क्या है, अपना डिविडेंड है, डिविडेंड लिख दिया, और a अगर डिविडेंड है तो b क्या है, अपना डिविजर है, b डिविजर है, और q क्वोशिएंट है, और प्लस r। यानी ये बात बता, इन्होंने ये थ्योरम जो मैथमेटिक्स रूप है ये दिया था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के द्वारा, ये रूप यूक्लिड्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब अपन बात करें किसकी, यानी एक कंडीशन और बता दी कि जो ये रिमाइंडर r है 0 के इक्वल हो सकता है, और बड़ा भी यानी ग्रेटर देन भी हो सकता है, यानी रिमाइंडर कैन बी, यानी अपना जो रिमाइंडर होता है वो कैन बी 0 और कैन बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता रिमाइंडर, पॉजिटिव हो सकता है, यानी धनात्मक हो सकता है सेंसिबल, शून्य भी हो सकता है, और कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। रिमाइंडर ऋणात्मक निकलता है फिर भी उसको धनात्मक बनाया जाता है। ठीक है, समझ आई बात क्या? 0 ये, और साथ ये जो अपना b डिविजर b है, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये कंडीशन है, कभी हमेशा जो रिमाइंडर r है वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से ग्रेटर देन भी हो सकता है, और ये रिमाइंडर r है हमेशा डिविजर से क्या रहेगा, स्मॉलर ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। समझ आई बात क्या? अब अपन मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ कि उसका आप जवाब दें किस ये कैसा रहेगा। मैंने लिख दिया, हाँ मैं इस प्रकार बता देता हूँ कि ये कोई नंबर n है, क्या है, नंबर n है, यानी क्वोशिएंट 5 आ गया, ये 4 आ गया, और यहाँ पे ये अपना रिमाइंडर 3 आ गया, यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, क्वोशिएंट q इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, और रिमाइंडर r इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया। तो अपन को क्या निकालना है, ये एक नंबर n निकालना है, यानी ये जो डिविडेंड निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देकर बताता हूँ, यानी ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। यानी अपन को a की वैल्यू फाइंड करनी है, a को n लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, यानी a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन b क्या है, ये b क्या है, b इज इक्वल टू कितना है, 4 इनटू क्वोशिएंट कितना है, 5, और अपना रिमाइंडर r इज इक्वल टू कितना है, 3, तो ये कितना हो गया, 23, यानी जो अपना डिविडेंड था वो कितना है, 23। इसकी बेस पे अपन बता सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें छोटा सा क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन ये हो जाता है, क्वेश्चन ये है कि मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू प्लस आर, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब मैं पूछूं कि r है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, यानी जो अपना रिमाइंडर r है ये वैल्यू कहां से कहां तक
अपनी बिलोंग होगी। आर की अगर बात करें तो मैंने क्या कहा, ये चीज अपने समझी होगी। अगर ये चीज समझ ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो अपन आप आर इजीली बता सकते हो कि आर की वैल्यू क्या आने वाली है। अब अपन जानते हैं कि आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो मैंने क्या कहा कि आर कभी भी, आर क्या है, जो रिमाइंडर अपना शेषफल है वो कभी भी भाजक है उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये अपना भाजक है, भाजक कितना है, भाजक बोले या डिविडेंड बोले, कितना डिवीजन बोले, कितना है, डिवीजन कितना है, 5 है। तो ये कितना आर कितना हो सकता है, आर की वैल्यू कहां से हो सकती है, आर की वैल्यू बिलोंग कर सकती है 0 से लेके कहां तक, 4 तक। 4.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, यानी 0 से कम नहीं हो सकता, यानी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता, और 4.9 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, समझ आई बात क्या। तो आर की वैल्यू कहां से 0 से 4 तक बिलोंग करेगी, समझ आई बात क्या, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अपन बात करेंगे कि जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, इसके द्वारा एचसीएफ निकालने की दो मेथड, यानी एक बार में एक तो अपन प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ निकालते हैं, दूसरा लॉन्ग डिवीजन के द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। मैं और कॉन्सेप्ट है वो कल बताऊंगा। आप ये बात देखिए थोड़ा सा, इसको मैं बताता हूं। हाँ देखिए आप, एक अपन पहले प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ निकालना सबसे पहले प्राइम फैक्टर के द्वारा सीखेंगे। प्राइम फैक्टर और एक अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा अपन एचसीएफ निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा भी एचसीएफ निकालेंगे, एक प्राइम फैक्टर के द्वारा अपन ने एचसीएफ निकाला है। ठीक है ना। अब एक बार मैं प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ निकालना बताता हूं, और आगे की जो क्लास रहेगी उसमें अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसमें उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। अब प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ निकालना वैसे इजी है, फिर भी बता देता हूं, वो ध्यान में रहेगा तो लॉन्ग डिवीजन का मेथड भी एचसीएफ निकालना आ जाएगा। ठीक है। अब अपन कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, एक ले लिया 30 और एक ले लिया 45, 2 नंबर्स ले लिए। अब अपन को इनका एचसीएफ निकालना है। किस प्रकार एचसीएफ निकलता है, यानी ये जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, ये कोई भी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ निकालने की मेथड है। ठीक है ना, यानी एचसीएफ निकालने का क्या है, एक विधि है। इसके यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकाला जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात क्या। अब ये 30 है, ये यहाँ पे क्या है 45 है, इनका अपन एक बार प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ निकालें। किसके द्वारा एचसीएफ निकालें, फिर यूक्लिड के द्वारा भी बताऊं किस प्रकार एचसीएफ निकालते हैं। प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ निकालना अपन को जनरली आता है, कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ तो तुमको पता ही, जैसे 30 आ गया तो 30 को स्मॉलेस्ट 2 into 3 into 5, ये इसके फैक्टर पॉसिबल है। अभी पीछे बात की थी अपन ने, यानी ये कॉम्पोजिट नंबर, इसलिए इसके प्राइम फैक्टर पॉसिबल हो गए। ठीक है, समझ आई बात क्या। और क्या है 45, क्या है 45 है, इसमें किस प्रकार करें 3 into और कितना हो गया 5, यानी ये इसके प्राइम फैक्टर कर लिए अपन ने। अब एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो इसमें भी कॉमन आए, इसमें भी हो और इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी 45 में हो, 30 में हो, ये 5 हो। तो इसमें कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है और एक क्या आ रहा है अपना 5 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए प्राइम फैक्टर, क्या हो गए 3 और 3 और 5 और 5। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 30, इसका लिखें एचसीएफ ऑफ 30 और 45। क्या होगा एचसीएफ 30 और 45 का,
3 हो गया कॉमन और ये क्या हो गया 5 यानी 15 आ जाएगा। कितना आएगा एचसीएफ 15। अब ये तो जो लॉन्ग प्राइम फैक्टर है ये तो अगर स्मॉलेस्ट डिजिट मिल जाए, छोटे नंबर मिल जाए अपन को तभी पॉसिबल है निकालना। अगर डिजिट नंबर से वो बहुत बड़े दे दिए जाए तब उस समय अपन को ये जो प्राइम फैक्टर के द्वारा एलसीएम निकालना थोड़ा महंगा पड़ जाता है, भारी हो जाता है फिर। ठीक है, तो उससे कैसे निकालते हैं, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा इसका एलसीएम निकाल के बता देता हूं कैसे निकालते हैं। किसका लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी इसके द्वारा अपना एलसीएम कैसे निकालते हैं। अपने लिया कौन कौन से नंबर्स लिए थे, नंबर्स कौन कौन से अपने, एक तो लिया 30 लिया सॉरी, और एक लिया 45। इसके द्वारा अपन एलसीएम निकालते हैं। किस प्रकार निकालने का प्रयास करते हैं, देखिए यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करें, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। हाँ, अब क्या है यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि जो नंबर ये ग्रेटर देन है कौन सा 45 किससे 30 से, तो 45 को बनाएंगे यहाँ पे, इसको तो बनाएंगे डिविडेंड और इसको बनाएंगे डिवीजन। ठीक है ना, 30 को तो डिवीजन बनाएंगे और 45 को क्या बनाएंगे डिविडेंड बनाएंगे। तब क्या होगा 45 यहाँ पे अगर रख दिया आपने, क्या लिख दिया 45 और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 30। 45 और 30 अब अपन को क्या करना है डिवाइड करना है, यानी 30 को इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 से तो कम आए। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, या 45 तक आ जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो किससे करें 30 बन जा 30, ये आ गया 30 बन जा 30। अब क्या होगा आगे, कितना रहा रिमाइंडर 15। अब ये अपना क्या हो जाएगा, ये तो अपना डिवीजन का कार्य करेगा और ये किसका करेगा डिविडेंड का कार्य करेगा। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यानी ये तो 30 है, 30 को तो यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात, ये कितना है 30। ठीक है, अब अगर 30 को अपने यहाँ पे लेके आ गए, अब वापस ये तो अपना डिविडेंड बन गया और ये अपना क्या है डिवीजन है, ये सेम कार्य करेंगे यहाँ पे। इन 15 का टेबल कहां तक बोले कि ये 30 आ जाए या 30 से कम आए, तो 15 2 जा कितना होता है 30 होता है, कितना होता है 30। तो ये 30 आ गया, तो रिमाइंडर कितना रहा r कितना आएगा 0। ठीक है, समझ आई बात क्या, जब तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जब तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक अपन क्या करेंगे, ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी, डिविडेंड को डिवीजन बना लेंगे, डिवीजन इस प्रकार कार्य करेंगे। जब अपना रिमाइंडर 0 आ जाता है तब क्या कार्य करेंगे, जब r 0 आ जाता है तब डिविडेंड होता है ना, जो सॉरी डिवीजन, वही अपना क्या होता है एचसीएफ होता है, वही क्या होता है अपना एचसीएफ। तो अपना 30 और 45 का जो आया एचसीएफ कितना आया, कितना आया एचसीएफ, कितना आया 15। ये अपना क्या है एचसीएफ है। तो ये शायद इससे इजी है, यानी जो अगर नंबर्स अपन को छोटे दे दिए जाएं, स्मॉलर नंबर्स दे दिए जाएं, तब तो जो अपना प्राइम फैक्टर है ये इजी रह जाता है। और जब नंबर्स बहुत बड़े दे दिए जाए, इस प्रकार दे दिए जाए 12 12 7 5 6 इस प्रकार दे दिया है और 7 इस प्रकार, ये ऐसे नंबर दे दिए जाए, तो इसके प्राइम फैक्टर करो पहले, उसके बाद में पेयर बनाओ, तो इस प्रकार ये बहुत लेंथी हो जाता है। तो इस प्रकार अपन करेंगे तो अपना जो एचसीएफ इजी निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करें, समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना काफी है, कल अपन लेके आएंगे आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है वो लेके आएंगे। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने, हाँ एक और आपके लिए सूचना है, हाँ जो 10th और 12th के जो विद्यार्थी है, शायद 12th क्लास की तो मैथ की एग्जाम रही है और 10th क्लास की 2 एग्जाम रही है, एक मैथ की और एक एसएसटी की। तो ये एग्जाम है, इसका जो टाइम टेबल है अभी जारी हो जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ है, अभी जून में, और एग्जाम ही है वो भी क्या है जून में कराई जाएगी। ठीक है, हाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों को कौन कौन से जो चैप्टर मैथमेटिक्स के उनमें प्रॉब्लम है वो चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, कि हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, वो चैप्टर पहले कराया जाए। ठीक है, और मैं उन विद्यार्थियों से यह कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो मिलते हैं कल।